नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा को रद्द कर दिया, लेकिन यूपी ने ऐसा क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों का ये रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार के रवैये पर चिंता जाहिर करी है। बेंच ने कहा यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दिया, जबकि उत्तराखंड कह चुका है कि इस साल यात्रा नहीं करेंगे। वो राज्य सरकारों का रुख समझना चाहते हैं। देश के नागरिक पूरी तरीके से भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोक्यो ओलंपिक जाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी खिलाड़ियों से बात करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी करते नजर आए। खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ियों को लखनऊ में सम्मानित करेंगे, साथ ही उनके अभिभावकों से भी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार के ओलंपिक में प्रदेश के 10 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। इनमें सबसे ज्यादा मेरठ के 5 खिलाड़ी हैं, बुलंदशहर के 3 खिलाड़ी, चंदौली और वाराणसी के एक खिलाड़ी शामिल हैं। सीएम योगी ने खिलाड़ियों के टोक्यो जाने से पहले उनको बधाई दी है। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर। वहीं आज सुबह सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं भी जानी है, समझी हैं। जिस दौरान सीएम ने जनता दरबार में गोरखपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीबन 300 फरियादी पहुंचे थे, जिनकी फरियाद सुनी है। मुख्यमंत्री एक एक करके फरियादों के पास गए और सबकी समस्या सुनने के साथ ही प्रार्थना पत्र को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएम योगी जिले के लोगों को 80 करोड़ की से ज्यादा की लागत की 133 परियोजनाओं की सौगात देते भी नजर आए। इसमें कई करोड़ की 48 कार्यों का शिलान्यास और 40 करोड़ की लगभग की लागत से बने 75 कार्यों का लोकार्पण किया गया। ज्यादातर परियोजनाएं नगर निगम की, जो कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने फरियादियों से उनकी फरियाद सुनी, मौके पर निस्तारण किया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी देर शाम 6 बजे तक वाराणसी का रुख कर सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो जायजा लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र होगा आतंकी साए में किस तरीके से समय सूबा है और लगातार एटीएस काम करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई करते हुए अलकायदा के आतंकी मिनाज अहमद और मसीरुद्दीन को उनके मंसूबों को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद एटीएस आतंकवादियों से लगातार पूछताछ कर रही है, रैकी हो रही है और उनकी निशानदेही पर गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है, जिसके बाद रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आतंकियों का कनेक्शन भी सामने आया है और इस कनेक्शन का नाम है के कनेक्शन। क्या है ये पूरा कनेक्शन, इसके लिए आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, अपनी निगाह कैलेंडर पर लाइए, पन्ने पलटते जाइए, तारीखें बदलते जाइए, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं मिलेगा जिसमें आतंकी हमला ना हुआ हो। आतंकी हमले के इस कैलेंडर में अगली तारीख उत्तर प्रदेश के नाम की आने वाली थी, लेकिन यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज ने आउटर लखनऊ में 3 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए अलकायदा के आतंकी मिनाज अहमद और मसीरुद्दीन को उनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले
गिरफ्तार कर लिया। खबर थी कि आतंकियों के इरादे और मंसूबे खतरनाक हैं। इस बात की तस्दीक पर मुहर तब लगी जब गिरफ्त में आए आतंकियों ने एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे किए। आतंकियों ने इस बार उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिशें रची थी। साजिशें काशी, अयोध्या, मथुरा में बम धमाके की। साजिशें बकरीद से पहले आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की। साजिशें उत्तर प्रदेश के लोगों को खूनम खून करने की। लेकिन इन साजिशों से यूपी एटीएस टीम ने पर्दा हटा दिया, जिसके बाद एटीएस की टीम लगातार आतंकी मिनाज अहमद और मसीरुद्दीन से पूछताछ करती रही और बड़े खुलासे भी किए। एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मिनाज और मसीरुद्दीन ने कमांडर शकील के कहने पर पूरे लखनऊ शहर की रेकी की थी। धमाके के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह और तो वहीं एटीएस ने लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए एक ई रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि घटना को कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ ई रिक्शा चालक के परिवारजनों और पड़ोसियों के साथ हाथापाई भी की गई थी। उनका कैमरा तोड़ दिया गया। सूचना के मुताबिक वजीरगंज क्षेत्र स्थित जनता नगर कॉलोनी में एटीएस की छापेमार कार्रवाई हुई। एटीएस ने ई रिक्शा चालक शकील को हिरासत में ले लिया। तो वहीं कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से शकील के घरवाले और पड़ोसियों ने फोटो खींचने पर जमकर हाथापाई करी है। कैमरा तोड़ा गया, जमकर उत्पात मचा है। तो वहीं शकील के भाई का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। आप कुछ बता देंगे? जो रिक्शा चलाने वाला 200-250 रुपए कमाने वाला पहले माँ की अपनी खैरियत देकर कैसे गलत हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। जो आदमी रिक्शा का इसी ऐसे आराम में रहना तो हम लोग इसमें रहते। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में लखनऊ से संजीव जुड़े हुए हैं। अपडेट आपको देंगे। साथ में कानपुर, जहां पर तमाम आतंकियों के कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, वहां से हमारे साथ अभिनव मौजूद हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। संजीव हमारे साथ मौजूद है। संजीव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लखनऊ में 2 लोगों की और निशानदेही हुई है, ठीक इसी तरीके से माफ कीजिएगा, लखनऊ में 1 और कानपुर में 3 महिलाओं की निशानदेही फिर जो है उनको गिरफ्त में लिया गया है। संजीव। बिल्कुल पूजा, देखिए मिनहाज और मसीर के मंसूबे कितने खतरनाक थे, ये बात पूरी तरीके से एटीएस की जो जांच है, पूछताछ है, उसमें सामने आई है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ के वजीरगंज से एक रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को इसी रिक्शे में रखकर प्रेशर कुकर को ब्लास्ट करना था और आतंकियों द्वारा उत्तर प्रदेश में दहशत फैलानी थी। लेकिन जब मीडिया के लोग कवरेज करने जाते हैं वजीरगंज में, तब उस आतंकी जो ई रिक्शा चालक है, उसके परिवार के लोग मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ देते हैं। इसके अलावा उनके साथ मारपीट की जाती है। यानी हिंदुस्तान के जो विरोधी हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, वो लगातार देश भक्तों को लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आतंकवादियों ने संजीव, क्या आपको इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है जो आप दर्शकों को दे पाए कि शकील जो कि कमांडो था इन तमाम लोगों का, वो और कहां पर ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था? ये भी कहा जा रहा है कि अमीनाबाद में ब्लास्ट होने वाला था, हनुमान मंदिर को टारगेट किया गया था, इस तरीके की कई और जगह है जहां जिसको टारगेट किया गया था। क्या किसी तरह की कोई सूची अभी तक सामने आई है संजीव? बिल्कुल, देखिए पूजा, राजधानी लखनऊ समेत अयोध्या की बात करें या फिर अमीनाबाद की बात करें या फिर जो लखनऊ का गोरक्ष मंदिर है या फिर बाबा नीम करोड़ी का मंदिर, ये तमाम जो हिंदुओं के मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वो इन लोगों के टारगेट पर थे। और ई रिक्शा जिसमें बम को रखकर ले जाया जाना था, और आपको मैं बता दूं कि ई रिक्शा जो है उसकी चेकिंग पुलिस के नजर से बच जाती है। पुलिस अमूमन ये बात नहीं समझ पाती कि आतंकवादी इसमें विस्फोटक सामग्री कैरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चालाकी है पूरी तरीके से आतंकवादियों की फुलपूर्व प्लान था। लेकिन इससे पहले ही एटीएस की जो टीम है उसने दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। 7 दिन में 178 बार आपस में बात हुई, 7 बार पाकिस्तान से अपने आकाओं से बात की। इसके अलावा 3 महिलाएं कानपुर की लगातार उनके संपर्क में। कानपुर का संजीव आपने जिक्र किया है, तो अभिनव हमारे साथ कानपुर से मौजूद है। पनकी की महिलाएं, गंगागंज झोपड़पट्टी से ये 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं। अभिनव, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अभी तक इनके नेक्सस का किसी तरह का कोई खुलासा नहीं था? क्या अभी तक इनकी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे पाया था कोई? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आसपास के लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये महिलाएं यहाँ पर आकर रह रही थी, क्योंकि ये जो पनकी का गंगागंज एरिया है, ये स्लम एरिया में आता है,
तो अमूमन पुलिस का नजर उसको और नहीं जाता है। लेकिन कानपुर में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी पूरी तरह से फेल हो गई। वहीं अब यूपी एटीएस ने कानपुर को अपने घेरे में रखा है, पूरे शहर पर अपना कब्जा जमा रखा है और पूरे शहर में गोपनीय तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी के चलते पंची के गंगागंज से भी 3 महिलाएं गिरफ्तार हो गई हैं और अगर सूत्रों की माने तो इन तीनों महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी थी और बकरीद से पहले बड़ा धमाका होने की तैयारी थी। फिलहाल अब इनको गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ 8 ऐसे छात्रों को भी गिरफ्तार करने की बात आ रही है जो इन लोगों के संपर्क में थे और लगातार आतंकवादियों के कनेक्शन में दिखे। अब कानपुर में एटीएस के साथ साथ कानपुर की पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार गोपनीय तरीके से आतंकी कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में शुरू हो चुकी है। बैठक में समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा और चंपत राय मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक से पहले समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर सपा के विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करी। इस बैठक में कल होने वाले प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से करने का फैसला लिया गया है। बैठक में सपा ने आगामी चुनावों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा करी है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, दलितों के साथ हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दे पर भी अब सपा का फोकस होने वाला है। मुखरता के साथ में नजर बनाए रखेगी। तो वहीं सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी को हटाना है। योगी का अन्याय अत्याचार इतना बढ़ गया, उनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि आज बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र में कोई ब्लॉक प्रमुख न बन पाए, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने पाए। हारी हुई बीजेपी खिसिया के बौखलाहट में थानेदारों, कप्तानों, कोतवालों के माध्यम से जो लोकतंत्र का अपहरण किया है, लूट की है, अभी तक तो सुनते हैं। अब तो देख रहे हैं कि लूट करने वाले लोग कप्तान, कोतवाल लूट कर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात, विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। काशी को इस कदम से वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म तो बूस्टअप होने ही वाला है, साथ ही वैश्विक और विधानसभा चुनावों पर भी आज उसके मद्देनजर भी काफी लाभ होने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 15 जुलाई को मौजूद होंगे, लेकिन लगभग 8 महीने बाद पीएम का काशी आना बेहद खास वैश्विक दृष्टि से भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री काशी में भारत जापान मैत्री के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण करने वाले हैं। जिस समय ये उद्घाटन होगा उस समय जापान के प्रतिनिधियों के मौजूद होने की संभावना है, जिसमें 500 लोग शामिल होंगे। और तो और इसी समय रुद्राक्ष के उद्घाटन पर जापान के प्रधानमंत्री का ऑडियो विजुअल संदेश भी सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि शिवलिंग के आकार के इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को जापान की मदद से बनाया गया है, जिसकी लागत 186 करोड़ है। रुद्राक्ष को भारतीय और जापानी शैली में सजाया जाएगा, जिसके लिए जापानी फूल, जापानी हाथ के पंखे, जापानीज बैम्बू जैसी कई चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री करीबन 744 करोड़ की पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और लगभग 839 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का स्किलिंग एंड टेक्निकल स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 40 करोड़ के आसपास है। सीएसटीसी के बनने से पूर्वांचल में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के अंचल के लोगों को चेन्नई और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कम लागत में बेहतर इलाज वाराणसी में ही हो पाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी एमसीएच समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पर्यटन को बूस्टअप करने के लिए क्रूज रोरो वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का भी उद्घाटन होगा। काशी की कला और संस्कृति को देखने के लिए कल्चरल अपलिफ्टमेंट के तहत शहर में लगे 6 LED टीवी का
घाटों की जानकारी देने वाले कई जगह के साइनेज का उद्घाटन भी होगा। पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी कई योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो वहीं वाराणसी को जाम से निजात दिलाने के लिए पीएम मोदी गदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग और आशापुर आरओबी का भी लोकार्पण करेंगे। यानी कि वाराणसी से विश्व और विधानसभा चुनाव दोनों ही साधने की पूरी तैयारी है, जिसका रास्ता काशी के विकास से होकर ही गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पीएम की काशी यात्रा का जिक्र आपने बहुत सुना होगा। इस बार रुद्राक्ष यात्रा है काशी में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कहा जा रहा है कि 6 बजे तक मुख्यमंत्री काशी का रुख कर सकते हैं, तैयारियों का जायजा ले सकते हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले। देखिए पूजा, फिलहाल में मैं जो प्रधानमंत्री को लोकार्पण करना है, मैं इस समय आशापुर फ्लाईओवर पे ही स्थित हूँ। इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री का ये प्रोजेक्ट है, इसको लोकार्पित करेंगे और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री के आने की संभावना है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे लगभग प्रधानमंत्री को वाराणसी में आ जाना है और प्रधानमंत्री के जितने प्रोग्राम है वो शेड्यूल बाय शेड्यूल बने हुए हैं। तो इसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है और जापानी डेलीगेट्स भी आ गया है वाराणसी में, जापान के राजनयिक भी आ गए हैं इस समय। तो जो प्रधानमंत्री की तैयारियां हैं लगभग विस्तार रूप से आ चुकी हैं और धरातल पर दिखना चालू हो गई है। काशी को पूरी दुल्हन की तरह पूजा सजा दिया गया है कि कहीं से किसी प्रकार की, मुख्यमंत्री ने कल भी दौरे के दरमियान अधिकारियों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि वाराणसी को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बड़ी बात यह है पूजा कि लगभग 8 महीने बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, देव दीपावली के बाद। जी पूजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्विक नीति भी सधेगी इस यात्रा के जरिए और विधानसभा चुनाव भी साधने की कवायद होगी। धर्मेंद्र, बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि लगभग 8 महीने बाद चुनाव यूपी विधानसभा का है, तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है, विकास और सामाजिक व जातिगत तीनों समीकरण को देखा जा रहा है। क्योंकि 500 से 600 लोगों के साथ बैठक भी प्रधानमंत्री पूर्वांचल के संवाद करने हैं, जो विशिष्ट लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 2022 का मॉडल है, इसको तैयार करने के लिए कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री होंगे, तमाम मंत्रिमंडल होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा प्रधानमंत्री का है 2022 को लेके, विकास का मॉडल है, चाहे जातिगत मॉडल है, चाहे पूर्वांचल का रोड मैप तैयार किया गया है पूरा। जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक होगा खबरों में देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त भी कर दिए गए। तो वही कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कोविड महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है, इसके लिए युवाओं को भर्तियों में 1 साल की छूट दी जाए। ये फैसला 30 जून 2022 तक लागू रहने वाला है। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। बैठक में तय किया गया है कि कैंपा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर भी सीएनजी की आपत्ति थी। तो ये तमाम जो प्रस्ताव हैं जिनका जिक्र मैं आपसे कर रही हूं, वो आप ग्राफिक्स के जरिए अपनी टीवी स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से गन्ना विभाग के 2 प्रस्तावों को निरस्त भी कर दिया गया। कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं जिनका लाभ जनता को मिलने वाला है? अजीत। बिल्कुल पूजा, अगर पुष्कर धामी सरकार की ऑफिशियल कैबिनेट की बात की जाए तो दूसरी ऑफिशियल कैबिनेट बैठक थी, जिसमें आज 11 प्रस्ताव विभिन्न विभागों के माध्यम से मंत्रिमंडल के सामने रखे गए, जिसमें से 2 प्रस्ताव जो गन्ना विभाग से संबंधित थे उनको निरस्त किया गया है और अगली बैठक में संभवतः वो दोबारा से रखे जाएं। इसके अलावा जो 9 प्रस्ताव पास हुए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भर्ती अभ्यर्थी जो यहाँ पर थे, जो तमाम नए रोजगार की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, नए जो कॉम्पिटिशंस को लेकर काम कर रहे हैं, कोविड के चलते उनकी आयु सीमा निकल रही थी, तो उनकी तरफ से कई तरह की शिकायतें, कई तरह की बातें सरकार के सामने आई थी। तो सरकार ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून 2022 तक उनकी आयु सीमा में 1 साल की छूट यहाँ पर प्रदान करने का फैसला किया है। जो एक बड़ी खबर है सीधे तौर पर बेरोजगार युवाओं से संबंधित कि अब उनको और अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस फैसले के साथ कहीं ना कहीं
दोबारा ये बात एस्टैब्लिश करी है कि वो युवाओं को साथ लेकर के चलने वाले हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवाओं की ज्यादा सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र हल्द्वानी का। हल्द्वानी नगर निगम की आय का मुख्य जरिया हाउस टैक्स, नगर निगम की दुकानों का किराया और स्वच्छता कर है। नगर निगम को हर साल इस टैक्स से करीबन 5 करोड़ का राजस्व भी मिलता है, लेकिन कोरोना काल में आम आदमी को 25% की छूट देने के बाद भी नगर निगम को टैक्स का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए 31 मई की डेडलाइन तय कर दी है, माफ कीजिएगा, तय कर दी थी, जिसे अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक नगर निगम के टैक्सों के माध्यम से मात्र 20 लाख रुपए ही राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी उम्मीद करता है कि आपका आने वाला समय आज से बहुत बेहतरीन हो।